Hello guys, welcome to NK Excellence Academy and you are watching English with Arya Kumaut. Dear students, today we are going to talk on arrangement of words, sentence structure या structure of a sentence, and then we will talk on sentence analysis and try to find out what are the words that can be said subject, what is the part of the sentence that is known as object, and what is the part of the sentence that is called verb, and many other things that are connected, that are written between subject and verb or verb and object. What we can say them, we are going to talk today. आज का ये जो सत्र है, आज का ये जो सेशन है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो सेशन आपकी पैसिव वॉइस का बेस तैयार करेगा, आपकी नरेशन का बेस तैयार करेगा। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेस तैयार करेगा, और साथ ही साथ जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, PQRS, उसका आधार कंप्लीट करेगा। और सबसे बड़ी बात ये, आज जितने भी स्टूडेंट्स जो इस लेसन को पढ़ रहे हैं उनको सिंटैक्स एरर के लिए प्रिपेयर करेगा। जो सेंटेंस में सिंटैक्स एरर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनके लिए प्रिपेयर करेगा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जो लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही मैंने आपको एक बताया था या नाम दिया था कि इसी को अपन कहते हैं स्ट्रक्चर। इसी को क्या कहते हैं? STRUCTURE, स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन हिंदी में रचना सूत्र भी कहते हैं, जिसे हिंदी में अपन रचना सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इसी को कहते हैं अपन स्ट्रक्चर, STRUCTURE, जो सेंटेंस का रचना सूत्र होता है। और देखिए स्टूडेंट्स, जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, तो स्ट्रक्चर की बात करते समय मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है उसमें मैंने आपको 3 पर्टिकुलर वर्ड दिए थे कि इस स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो वर्ड होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इसके बाद में एक और वर्ड होता है जिसे अपन नाम देते हैं वर्ब, और एक तीसरा वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये 3 प्रमुख शब्द मैंने आपको बताया था, और ये बताया था कि ये सेंटेंस में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट भूमिका अपनी निभाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट जो होता है उसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता जो होता है वो सेंटेंस में डूअर होता है, यानी किसी भी एक्ट को, क्रिया को संपादित करने वाला शब्द होता है, क्रिया को संपादित करने वाला वर्ड होता है। इसके अलावा जो वर्ब होती है, जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बताए थे उस समय बताया था कि वर्ब अपने आप में क्या है? वर्ब है एक्शन, यानी कि सेंटेंस में एक्शन जनरेट करने वाला वर्ड है, एक्शन बताने वाला वर्ड है वर्ब, या कर्ता के द्वारा, डूअर के द्वारा किस प्रकार का काम किया गया है, किस प्रकार का एक्ट किया गया है, किस क्रिया को या कौन से एक्ट को संपादित किया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन देने वाला जो वर्ड है उसे कहते हैं अपन वर्ब। और इसके बाद में एक वर्ड बचा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्ता के साथ मिलकर क्रिया के द्वारा किया जाने वाला एक्शन, मतलब कर्ता क्रिया के साथ मिलकर जो कुछ करता है वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वैसे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया का सीधा प्रभाव,
यानी कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया का जो रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को ही अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए, जनरल स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि सेंटेंस में ये जो आपकी वर्ब होती है, इस वर्ब की थोड़ी सी अपन बात करें तो इस वर्ब को अभी अपन सिर्फ दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, एक आपकी कौन सी वर्ब होती है? एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। मैं यहां लिख सकता हूं, एक हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी जो वर्ब है उसको अपन कहते हैं मेन वर्ब। दूसरी जो वर्ब होती है उसको कहते हैं मेन वर्ब। अब अपन ने इस सेंटेंस के 1 2 3 4 पार्ट्स बना लिए। इस सेंटेंस के एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अपन ने 4 पार्ट बना लिए। यानी कि अब यदि कोई सेंटेंस लिखा जाता है या अभी यदि कोई सेंटेंस अपने एग्जिस्टेंस में होता है, अस्तित्व में होता है, तो उस सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? यह आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? यह आ जाएगी आपकी मेन वर्ब। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? यह आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो यह हमारी एक जनरल स्ट्रक्चर बन गई सेंटेंस के लिए। यह एक सिंपल स्ट्रक्चर सेंटेंस के लिए हो गई। अब देखिए, मेन वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती है। हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टेंस, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल, विल बी, सेल बी, हैज बीन, हैव बीन। ये टोटल हेल्पिंग वर्ब्स अपन जब टेंसेस का अध्ययन करेंगे उस समय मैं आपको इनको डीपली पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ अपन सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस की हमारी एक जनरल स्ट्रक्चर हो गई। और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, इसके बाद मेन वर्ब लिखी जाएगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब अपन को करना क्या है? अपन कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और सेंटेंसेस में आपको सिर्फ ये छांटना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और फिर उन सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में जो सब्जेक्ट जिसको अपन मानते हैं वो सब्जेक्ट होता है कि नहीं, या फिर जिसको लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि नहीं, या सब्जेक्ट वास्तव में कितना बड़ा हो सकता है। सेंटेंस के सब्जेक्ट का कोई और भी कोई हिस्सा होता है क्या, इसके कोई और भी पार्ट्स होते हैं क्या। इन सब का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले मैं 5 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रहा हूं, 5 सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं या 6 सेंटेंस। इन 5-6 सेंटेंस में अपन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज द बेस ऑफ योर सिंटैक्स एरर। सेंटेंस में जो सिंटैक्स एरर होता है, जिसको अपन डिसअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कहते हैं, उसका बेस तैयार कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, द कैप्टन, देखिए, द कैप्टन हैज डिसाइडेड द टीम, हैज डिसाइडेड द टीम। हमने एक सेंटेंस लिखा। इसके बाद में देखिए सेकंड सेंटेंस, मनोज विल हेल्प द लेडी। इसके बाद में हमने लिखा थर्ड सेंटेंस, और देखिए हमारा जो थर्ड सेंटेंस है, संगीता हैज डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट। नेक्स्ट, नंबर 4, माई फ्रेंड रंजना।
My friend Ranjana will write a book. Next sentence. Ranjana, my friend, will write a story. यहां भी मैं इसको स्टोरी कर देता हूं. और देखिए सेंटेंस नंबर 6. आर्यन will visit the Taj. These are total 6 sentences. ये कुल मिलाकर 6 सेंटेंस है हमारे सामने. अब अपन देखिए इनमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट छांटते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी, जब सेंटेंस में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होगा तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा. एक सिंपल सेंटेंस का जो तरीका होता है या एक सिंपल सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो यही होती है. तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? द कैप्टन. अपन इसको अंडरलाइन करते हैं. दिस इज सब्जेक्ट. हैज क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब. डिसाइडेड क्या हो गया? मैन वर्ब. द टीम क्या हो गई? ऑब्जेक्ट. इसी प्रकार से यदि मैं देखूं तो सब्जेक्ट क्या है? मनोज. विल क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब. हेल्प क्या हो गई? मैन वर्ब. द लेडी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट. यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? संगीता. हैज क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब. डिस्क्लोज्ड क्या हो गया? मैन वर्ब. द सीक्रेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. यहां देखिए माई फ्रेंड रंजना. माई फ्रेंड रंजना. इसमें सब्जेक्ट माई फ्रेंड है या रंजना? माई फ्रेंड है या रंजना? या माई फ्रेंड रंजना पूरा सब्जेक्ट है? देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते समय ये बताते होंगे कि इससे कनेक्टेड है इसलिए ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये कहना तो मूर्खता ही होगी, क्योंकि सब्जेक्ट के भी अपने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के भी अपने हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट के भी अपनी मर्यादाएं होती है, अपनी सीमाएं होती है. ये थोड़ी है कि आगे जहां तक हेल्पिंग वर्ब तक जितना जो पार्ट लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट ही होगा. इस सेंटेंस को देखिए, देखते समय मैंने एक चीज देखी कि माई फ्रेंड और रंजना दोनों एक ही है. मतलब जो रंजना है वही माई फ्रेंड है. तो सबसे पहले अपन ये देखिए कि जो मेन सब्जेक्ट है इसमें वो क्या है? रंजना. तो सब्जेक्ट तो इसमें रंजना है. विल क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई. राइट क्या हो जाएगी? मैन वर्ब हो गई. और ए स्टोरी ऑब्जेक्ट. मैंने दूसरा लिखा रंजना माई फ्रेंड. तो रंजना सब्जेक्ट होगा, यह तो हमने ऊपर भी लिख लिया, लेकिन माई फ्रेंड को क्या माने? चलो देखते हैं, इस पर बात करेंगे. विल क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब. राइट क्या हो गई? मैन वर्ब. ए स्टोरी ऑब्जेक्ट. इसी प्रकार से देखिए आर्यन क्या है? सब्जेक्ट. विल क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब. विजिट क्या हो जाएगा? मैन वर्ब. और द ताज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. हमने इन 6 सेंटेंसेस में यह देखा कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. और 2 सेंटेंसेस ने हमने कंफ्यूज किया. माई फ्रेंड रंजना लिखना ठीक रहेगा या रंजना माई फ्रेंड लिखना ठीक रहेगा? देखिए रंजना सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड और रंजना दोनों एक दूसरे के लिए यूज हुए हैं. माई फ्रेंड रंजना, इसमें मैंने माई फ्रेंड को आगे लगाया है. यह सेंटेंस अरेंजमेंट का तरीका है.
तो सेंटेंस सेकंड वाला ठीक है या पहले वाला ठीक है? और ये जो दूसरा हिस्सा बच गया, माई फ्रेंड, इस माई फ्रेंड को अपन सब्जेक्ट माने या न माने? तो देखिए, इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। यहां स्टूडेंट्स, जब अपन बात करें मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में जब सेंटेंस अरेंजमेंट होता है तो सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद में मेन वर्ब आती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद में अदर वर्ड्स आते हैं। ये तो हमारी एक स्ट्रक्चर हो गई। अब यहां देखिए, ये रंजना क्या है, सॉरी माई फ्रेंड क्या है? जब अपन इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक तथ्य प्रकट होता है कि माई फ्रेंड इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है रंजना, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसकी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है। तो देखिए, यदि कोई सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड होता है या वर्ड समूह होता है, जिसको अपन यूनिट ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो लिखी जाती है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कब होगी? वो अतिरिक्त है, तो वो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ही तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये सेंटेंस का लिखना ही गलत हो गया, माई फ्रेंड रंजना, ये सेंटेंस का गलत तरीका हो गया, ये हो ही नहीं सकता। अपन ये कह सकते हैं कि ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट से पहले आ रही है, जो गलत है। दूसरा वाला सेंटेंस ठीक है। ये माई फ्रेंड रंजना की एडिशनल इंफॉर्मेशन है। माई फ्रेंड रंजना की क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो एक स्ट्रक्चर में हमारे पास नई चीज आई कि कभी कभी हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं सब्जेक्ट के साथ हम लिखते हैं सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये सब्जेक्ट की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को ही हम कहते हैं एट्रीब्यूट, ATTRIBUTE, एट्रीब्यूट। इसको ही हमें क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। अब देखिए, हमें समझ में आ गई। और इसके बाद में क्या होगा? वही आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी। जो भी आगे हमारी ऊपर वाली स्ट्रक्चर है, आगे वही इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब हमें यह समझ में आए कि माई फ्रेंड क्या है? ये रंजना की एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट। दिस इज एट्रीब्यूट, इसको अपन एट्रीब्यूट कहेंगे। और एट्रीब्यूट जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। इसलिए जब भी सिंटैक्स एरर का कोई क्वेश्चन आए, जब भी सिंटैक्स एरर से संबंधित कोई क्वेश्चन आए, या किसी सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट से पहले लिखी गई है, इसका मतलब ये आपका सिंटैक्स एरर है, ये सेंटेंस का सिंटैक्स एरर है। क्यों? क्योंकि एट्रीब्यूट मीन्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज ऑलवेज रिटन जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। उसको हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो यहां ये क्या हुआ? एट्रीब्यूट हुआ। यहां देखिए, आर्यन क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन 6 सेंटेंस में हमने एक चीज देखी। क्या देखी? एक नया शब्द हमारे सामने आया जिसे अपन कहते हैं एट्रीब्यूट। और ये एट्रीब्यूट क्या होता है? ये सब्जेक्ट के एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द या यूनिट ऑफ वर्ड शब्द समूह हो सकता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में 2 सेंटेंस और मैं देखता हूं। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, द ग्रेट
अशोक, द ग्रेट अशोक ruled our country, या इसको चेंज कर देते हैं, रूल्ड पीसफुली या ब्यूटीफुली। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ हमारा अशोक। द ग्रेट क्या है? अशोक की एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो क्या यहां पहले द ग्रेट का आना सही है? जी नहीं, दिस इज एट्रीब्यूट, दिस इज एट्रीब्यूट, दिस इज एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट इज ऑलवेज रिटन आफ्टर द सब्जेक्ट। तो इसका स्थान कहां होगा? अशोक द ग्रेट, अशोक द ग्रेट, नो नॉट द ग्रेट अशोक। तो ये दोनों का डिफरेंस है। हमने ये देखा कि सेंटेंस में एट्रीब्यूट जो लिखा जाता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, बिकॉज दिस इज द वर्ड और यूनिट ऑफ द वर्ड्स दैट डिस्क्लोजेज द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन द सेंटेंस। क्योंकि ये सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो हमने इस सेंटेंस के माध्यम से ये देखा। यहां देखिए, अपन इस टॉपिक को नाम क्या दें? अपन कह सकते हैं इसको सेंटेंस एनालिसिस, सेंटेंस एनालिसिस। हम सेंटेंस एनालिसिस करके ये देख रहे हैं, सेंटेंस की नेचर पर बात कर रहे हैं, सेंटेंस की प्रवृत्ति के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस एनालिसिस है, इस सेंटेंस एनालिसिस ने हमें ये बताया कि ये जो 6-7 सेंटेंस हमने लिखे, इन 6-7 सेंटेंस में हमने एक चीज देखी कि एट्रीब्यूट इज ऑलवेज रिटन जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। एट्रीब्यूट इज द वर्ड और यूनिट ऑफ द वर्ड that gives the additional information of the given subject and it can never be written before the subject। क्योंकि सेंटेंस जब शुरू होगा तो हमारी स्ट्रक्चर कहती है सब्जेक्ट से शुरू होगा। जब सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा तो सब्जेक्ट से पहले और कोई वर्ड आ ही नहीं सकता, अपन लिख ही नहीं सकते। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को या एट्रीब्यूट को अपन पहले कैसे लिख सकते हैं? स्टूडेंट्स, फिर मैं कुछ 2-4 सेंटेंस देता हूं और इस कहानी को थोड़े आगे के लेवल के ऊपर जोड़ते हैं, यानी कि इन सेंटेंसेस के बीच में और कौन सी वो चीजें हैं जो हमें अभी भी समझनी है। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं अपन सेंटेंस नंबर 8। 7 के बाद सेंटेंस नंबर 8। प्रियंका, द एक्ट्रेस, joined Hollywood। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 9, द questions of this exercise confused me। 10, the principal of this school helps the students।
और लिखा मैंने एक सेंटेंस लिखा, अनुराग is a nice teacher. Aradhana grew angry. ये 4-5 सेंटेंस हमारे सामने हैं। इन 5 सेंटेंस में अपन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रियंका क्या है? सब्जेक्ट है। और द एक्ट्रेस क्या है? प्रियंका कहो या द एक्ट्रेस, बात एक ही है। मतलब इस प्रियंका की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए अपन इसको कह सकते हैं सब्जेक्ट। और ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट। क्या हो गया? एट्रीब्यूट। जॉइंट क्या हो गई? मैन वर्ब। और हॉलीवुड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। या देखिए, सब्जेक्ट द क्वेश्चन, ये क्या है? सब्जेक्ट। ऑफ दिस एक्सरसाइज को भी क्या करें? सब्जेक्ट मान लें। द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्या ये पूरा सब्जेक्ट होगा या द क्वेश्चन सब्जेक्ट होगा? नहीं है। चलो इस पर बात करते हैं। कंफ्यूज्ड क्या हो गई? मैन वर्ब। और मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। या देखिए, द प्रिंसिपल, ये क्या है? सब्जेक्ट। अब द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल लिखूं या द प्रिंसिपल या ऑफ दिस स्कूल को अलग लिखें? चलो देखते हैं। हेल्प्स क्या हो गई आपकी? मैन वर्ब। और द स्टूडेंट्स क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने यहां ये देखा, सबसे पहले अपन इन 3 सेंटेंसेस पे बात करते हैं। ये तो हमारा पूर्व जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं उसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन आ गया और ये कंप्लीट हो गया कि एट्रीब्यूट क्या होता है, हमने इसको देख लिया। अब देखिए, द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, या ये सब्जेक्ट है, लेकिन क्या इसको भी सब्जेक्ट माना जाए? जी नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो क्या ये एट्रीब्यूट है? इसको एट्रीब्यूट नहीं कह सकते। ये वो एक्सरसाइज है या सेंटेंस का वो पार्ट है जिसमें से सब्जेक्ट निकला है। द क्वेश्चंस कहां से निकले हैं? क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से निकले हैं। तो जिस सेंटेंस के पार्ट से सब्जेक्ट निकलता है, जो सब्जेक्ट का एक हिस्सा होता है, उसे कहते हैं अपन पार्टिटिव। क्या कहते हैं? पार्टिटिव। इसे क्या कहते हैं? पार्टिटिव। पार्टिटिव का मतलब वह हिस्सा जिसमें से सब्जेक्ट निकलता है। सब्जेक्ट जिसका हिस्सा होता है, या क्वेश्चंस किसका पार्ट है? या क्वेश्चंस एक्सरसाइज का पार्ट है, इसलिए यहां दिस एक्सरसाइज पार्टिटिव हो गया। पार्टिटिव मीन्स वाक्य का वह हिस्सा या सब्जेक्ट जिसका हिस्सा होता है। यहां दूसरा सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। तो यह प्रिंसिपल किसका हिस्सा है? प्रिंसिपल इस स्कूल का हिस्सा है। सॉरी, कॉलेज नहीं, स्कूल। प्रिंसिपल स्कूल का हिस्सा है, इसलिए यह क्या हो गया? पार्टिटिव। इसको कहते हैं अपन पार्टिटिव। इन दोनों चीजों में हमने, दोनों सेंटेंसेस में हमने एक नई चीज देखी जिसे कहते हैं हम पार्टिटिव। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो जिस में से निकल कर आता है या जिस वर्ड में से निकल कर आता है उसको कहते हैं अपन पार्टिटिव। यानी कि कई बार एट्रीब्यूट की जगह क्या लिखा हुआ होता है? पार्टिटिव लिखा होता है। क्या लिखा होता है? पार्टिटिव। और हमारे जो व्याकरण के जो शिखर पुरुष हैं, या फिर हम ये कहें कि हमारे जो ग्रामीण हैं, वो क्या करते हैं? इस पार्टिटिव को एक नाम और देते हैं और उसे अपन कह सकते हैं एजेंट।
देखिए एडजंक्ट नहीं होता है, मैंने कहा था ए और जे के बीच में आने वाला डी हमेशा साइलेंट होता है, तो वो होता है आपका एडजंक्ट। एडजंक्ट और पार्टिटिव क्या होता है? एडजंक्ट और पार्टिटिव वह समूह होता है जिसका सब्जेक्ट एक हिस्सा होता है। तो यहां देखिए क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किसका पार्ट है? एक्सरसाइज का पार्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल में से प्रिंसिपल किसका हिस्सा है? दिस स्कूल का हिस्सा है। और ये आगे सेंटेंस में हमें कोई नई चीज मिल नहीं रही, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। स्टूडेंट्स, तो कई बार सब्जेक्ट में, कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद पार्टिटिव लिखा होता है या एजेंट लिखा हुआ होता है। कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद एट्रीब्यूट लिखा हुआ होता है, और आगे की स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। अब अपन इन दोनों के ऊपर बात करें तो देखिए एट्रीब्यूट जो होता है इसमें और पार्टिटिव, इन दोनों में हम डिफरेंस कैसे पता करें? हाउ कैन वी मेक अ डिफरेंस बिटवीन पार्टिटिव एंड एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट और पार्टिटिव में अंतर क्या होगा? तो देखिए एट्रीब्यूट और पार्टिटिव में सबसे प्रमुख अंतर यह होता है कि ये जो आपका पार्टिटिव होता है, इस पार्टिटिव से जस्ट पहले क्या लिखा होता है? प्रेपोजिशन। मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले, तुरंत पहले प्रेपोजिशन लिखा हुआ होता है। यहां देखिए द क्वेश्चंस ऑफ, आप क्या है? प्रेपोजिशन है। यहां देखिए द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, यहां आप क्या है? प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन यदि किसी के साथ लिखा हुआ है या किसी वर्ड के ग्रुप या वर्ड के साथ लिखा होता है सब्जेक्ट के बाद में, तो वो पार्टिटिव है, और यदि प्रेपोजिशन के बिना आ रहा है तो फिर वो आपका एट्रीब्यूट है। ये दोनों का अंतर होगा। इसी प्रकार से आगे का जो सेंटेंस होगा वो सेम स्ट्रक्चर में आगे कंटिन्यू रन करता रहेगा, चलता रहेगा। फिर देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अनुराग क्या है? ये सब्जेक्ट है। इज क्या है? ये वर्ब है। ए नाइस टीचर, क्या इसको डॉक्टर कहें? सॉरी, ए नाइस टीचर, क्या इसको ऑब्जेक्ट कहें? क्या ये ऑब्जेक्ट है? आप इसको, बहुत सारे जो बच्चे और टीचर्स इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट जो लिखा जाता है वो मेन वर्ब के बाद लिखा जाता है, उस वर्ब के बाद लिखा जाता है जो एक्शन जनरेट करती है। या इस सेंटेंस में कोई एक्शन जनरेट नहीं हो रहा। समझाने की कोशिश करूं तो देखिए अनुराग क्या है? सब्जेक्ट है। तो जो अनुराग है क्या वही नाइस टीचर है? अनुराग और नाइस टीचर एक ही है। यानी कि यह समझ में आया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखी गई सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला जो वर्ड है, उस वर्ड को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यह एक नई चीज हमने देखी। यानी वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर वही चीज लिखी है जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देती है, जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करती है, तो उसे ऑब्जेक्ट कहने की आवश्यकता नहीं है, उसे ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता। वह आपकी क्या है? वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। यानी सब्जेक्ट के बारे में ही अलग से और इंफॉर्मेशन होती है। इसी प्रकार मैंने देखा आराधना, इसको हमने सब्जेक्ट मान लिया, क्रू क्या हो गई? वर्ब हो गई। और एंग्री, अब एंग्री कौन है? आराधना ही है। एंग्री जो वर्ड है वो आराधना के बारे में ही बता रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से ध्यान दीजिए, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन करने वाला जो शब्द होता है उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। फिर देखिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला जो वर्ड होता है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता है। आप चाहे उसे ऑब्जेक्ट माने, लेकिन वास्तव में वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है।
वास्तव में क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो एक तीसरी चीज हमारे सामने आई। देखिए, ये फर्स्ट हमारी स्ट्रक्चर थी, सेकंड चीज हमने ये जोड़ी, थर्ड हमने पार्टिटिव को देखा, और फोर्थ जो हमारे पास नई जानकारी आ रही है वो आ रही है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। तो मैंने बताया कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ होगा? सब्जेक्ट होगी, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या मेन वर्ब हो सकती है, प्लस मेन वर्ब हो सकती है, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसके स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया कोई शब्द यदि सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है तो इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब देखिए, दो शब्द में दो सेंटेंसेस अपन और लिखते हैं, और दो सेंटेंसेस और लिखकर अपन आज की सेंटेंस एनालिसिस को अंजाम पर पहुंचाते हैं या कहानी को थोड़े और आगे के स्तर पर जोड़ते हैं। देखिए, मैंने लिखा सी गैव मी ए बुक, और एक सेंटेंस मैंने और लिखा अमन बॉट मोहित ए साइकिल। यहां बोट का मतलब दिलाने से है, खरीदवाना। अमन ने मोहित को एक साइकिल खरीदवाई, यानी अमन ने मोहन को एक साइकिल दिलाई। यहां देखिए, सी क्या है? सब्जेक्ट। गेव क्या है? वर्ब। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। ये तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, हमारे पास ऑब्जेक्ट की संख्या दो हो गई। देखिए, यह है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सेम चीज मैंने नीचे लिखी, अमन क्या है? सब्जेक्ट। बॉट क्या है? वर्ब। मोहित क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ए साइकिल क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इसको सजीव और निर्जीव क्रम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इन दोनों का महत्व हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि सेंटेंस में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो क्या सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा? मीन्स आई वॉन्ट टू नो व्हाट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है? तो हम इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कंपलसरी ऑब्जेक्ट माने या इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कंपलसरी ऑब्जेक्ट माने? देखिए, मैंने 1 मिनट के लिए इसको रोक दिया। अब आप सेंटेंस को पढ़िए। सी गेव मी, उसने मुझे दिया। क्या? हंसने की आवश्यकता नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है। और आपको हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। सी गेव मी, उसने मुझे दिया। क्या दिया ये पता नहीं है। और आगे जैसे ही ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ता है तो इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसमें से यदि इसको हटा दूं 1 मिनट के लिए, सी गैव ए बुक, उसने एक पुस्तक दी, तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो गया। सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक है। मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी फॉर अ सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है,
आवश्यक होता है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, अमन बॉट मोहित ए साइकिल। अब मैं यदि ए साइकिल को रोक दूं, अमन बॉट मोहित, अमन ने मोहित को दिलाया, अमन ने मोहित को दिलाया, क्या? मीनिंग इनकम्प्लीट है। इस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इन दोनों सेंटेंसेस में हमने यह देखा कि किसी भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे देखिए, पांचवी चीज हमने देखी, क्या देखी? कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमने यहां यह देखा, क्या देखा? कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी ऑब्जेक्ट फॉर ए सेंटेंस टू कंप्लीट मीनिंग। यानी डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, वो क्या होगा? वो कंपल्सरी होगा सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। वो कंपल्सरी होगा सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ये चीज हमने यहां देखी। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं, स्टूडेंट्स, अब अपन को यह देखना है कि आज की जो ये सेंटेंस एनालिसिस हम अपन ने की है, सेंटेंस एनालिसिस, इसमें हमने क्या देखा? देखिए, इसमें अपन ने ये देखी कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। वर्ब को दो भागों में बांटा हमने अभी फिलहाल, एक को हेल्पिंग वर्ब कहा, एक को मेन वर्ब कहा, फिर ऑब्जेक्ट कहा। यहां देखिए सेंटेंस में जब अपन ने सेंटेंस एनालिसिस किया तो सेंटेंस एनालिसिस के दौरान हमने ये देखा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ब्स आते हैं। या फिर मैं ये कहूं कि कई बार सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट जब भी सेंटेंस में आता है तो विदाउट प्रेपोजिशन आता है, किसी प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती। कई बार सब्जेक्ट के बाद पार्टिटिव लिखा होता है, जिसको अपन एजेंट भी बोलते हैं। पार्टिटिव और एजेंट सेंटेंस के अंदर होता है तो वो प्रेपोजिशन के साथ होता है, यानी कि इसको बिना प्रेपोजिशन के नहीं लिखा जा सकता। इस बात को हमने देखा। इसके बाद में हमने देखा कि कई बार सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कई बार ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाने वाला शब्द जो कि सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है, उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। फिर हमने आगे देखा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट के भी अपने दो पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेंटेंस में होना या न होना कोई बड़ी बारी बात नहीं है। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में नहीं है तब भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होगा। परंतु यह ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस का मीनिंग कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, आज के इन सेंटेंसेस में हमने ये 3-4 चीजें देखने की कोशिश की। आगे अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अपना जो लेक्चर है वो जारी रखेंगे। तो आगे की जो क्लास होगी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर टॉपिक टू टॉपिक, यानी कि 1 by 1 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे हिस्से हैं उन स्पीच के अकॉर्डिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, today's class is the class only for the identification of the words that are written in a sentence, कि what types of the words are they and what is the part of the subject। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते समय सब्जेक्ट को ही बड़ा बता देते हैं कि ये इसी का हिस्सा है, ये सब्जेक्ट है। नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिंटैक्स एरर का सामना करना होगा। और सिंटैक्स एरर का यदि आप सामना करने जा रहे हैं, आपको PQRS यदि सॉल्व करना है तो जरूरी है कि हम
एक एक चीज को बड़ी डीपली देखें, एक एक चीज को एक दूसरी से जोड़कर देखें। तो आज का ये जो लेसन है, ये सेंटेंस एनालिसिस, ये सिर्फ और सिर्फ हमें सेंटेंस की नेचर को मालूम करने के लिए है, सेंटेंस की नेचर पर बात करते हुए है। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक द होल लेक्चर, पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, सी यू सून।